तो बॉयंसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं और बॉयंसी का एक सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है एक सबमरीन। सबमरीन क्या करती है? सबमरीन की ना एक खासियत होती है, वो वाटर को पंप इन या पंप आउट कर सकती है। अब इसकी जो वॉल्यूम है वो तो सेम है, वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रही होगी इस पे वो भी कांस्टेंट लग रही होगी, ना बढ़ रही होगी ना घट रही होगी। लेकिन क्योंकि ये वाटर को पंप इन या पंप आउट कर सकती है तो पंप इन कर लेगी तो जो इसका वेट है वो बढ़ जाएगा। अगर वेट बढ़ गया तो इसका मतलब वो फोर्स ऑफ बॉयंसी को काउंटरएक्ट कर लेगा और जो सबमरीन है वो डाउनवर्ड मूव करती जाएगी। सिमिलरली अगर इसने वाटर को पंप आउट कर दिया तो इसका जो वेट है वो घट जाएगा और फोर्स ऑफ बॉयंसी का जो रोल है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ बॉयंसी बढ़ेगी तो ये अपने आप को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगी। तो ये फोर्स ऑफ बॉयंसी का इस तरीके से यूज करती है अपने आप को वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी बॉडीज़ हैं, चाहे वो पानी पे फ्लोट कर रही हैं, किसी भी लिक्विड में फ्लोट कर रही हैं या किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड हैं, हम चाहते हैं वो स्टेबल रहें। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। अब स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है कि अगर मैंने किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करने की कोशिश करी तो वो उसके अंदर कुछ ऐसे फिनोमिनस डेवलप हों कि वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, जिस पोजीशन पे मैं चाहता हूं कि वो रन करे या कोई काम करे। ठीक है, लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं कि अगर आपने उन पे थोड़ा सा भी अगर कोई फोर्स लगाया तो वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ पाती। तो उनको कहते हैं हम अनस्टेबल बॉडीज और उस कंडीशन को हम कहते हैं अनस्टेबल कंडीशन। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर मैंने किसी बॉडी को कोई पुश दिया तो वो उस पुश के साथ साथ अपनी एक नई पोजीशन को गेन कर लेगी और फिर से अगर मैं दोबारा उस पर कोई फोर्स लगाऊं तो वो कोई और नई पोजीशन गेन कर लेगी। तो उस कंडीशन को मैं कहता हूं न्यूट्रल कंडीशन और उस बॉडी को मैं कहूंगा न्यूट्रल स्टेबल बॉडी। तो ये तो बात हुई स्टेबिलिटी की और अनस्टेबिलिटी की। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आते हैं, स्टेबिलिटी उन बॉडीज की जो किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड हैं और स्टेबिलिटी उन बॉडीज की जो किसी लिक्विड पे फ्लोट करती हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं वो बॉडीज की जो लिक्विड में सबमर्ज्ड होती हैं। तो आपके सामने आपको 3 सर्कल्स जो हैं वो दिख रहे होंगे जो कि 3 बॉडीज को डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो बॉडीज़ हैं इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस फर्स्ट बॉडी की। देखो क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है, अब उसकी जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो उसके जस्ट वॉल्यूम के सेंटर पे लग रही होगी। तो ये कोई भी बॉडी है, कैसी भी बॉडी आप ले सकते हो, तो जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो लग रही होगी कुछ यहाँ पे। और जो उसका वेट है अभी इस वाली बॉडी के लिए स्पेसिफिकली मैं ये मान रहा हूँ कि इसका जो वेट है वो मैक्सिमम जो है ना डाउनवर्ड साइड की तरफ है। तो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहीं यहीं लाई कर रहा होगा और उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। अब इस बॉडी को मैंने ज़रा सा शिफ्ट दिया, थोड़ा सा टिल्ट किया कुछ इस डायरेक्शन में, तो अगर ये शिफ्ट हुई तो ये जो इसकी अगर एक्सेस ये वाली है, अब इसकी एक्सेस जो है ये कुछ ऐसी हो जाएगी। अब फोर्स ऑफ बॉयंसी तो जो है शेप पे ही डिपेंड करती है तो अभी भी वहीं लग रही होगी, लेकिन जो उसका वेट है कुछ इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया होगा। अब ठीक है, अब वेट यहाँ आ गया, फोर्स ऑफ बॉयंसी यहाँ आ गई। तो आपको नहीं लग रहा है इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अब चेंज हो गया है? अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है, दैट इज ये वाला। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ये एक मोमेंट क्रिएट करती है। अब ये जो वेट है ये इसको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कर रहा है और ये जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है ये इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। और ये जो मोमेंट लग रहा है इस वेट W का और इस फोर्स FB का, इस मोमेंट को कहते हैं हम रीस्टोरिंग मोमेंट। ये रीस्टोरिंग मोमेंट क्या होता है? ये अपनी बॉडी की पोजीशन को वापस गेन कराने में हेल्प करता है और इस तरीके की बॉडीज़ को हम कहते हैं स्टेबल बॉडीज़। तभी इनका नाम जो है वो स्टेबल रखा जाता है क्योंकि ये उसी पोजीशन में रन करती हैं जिस पोजीशन में हम इनसे काम लेना चाहते हैं। और ज़रा सी भी कोई बाहर से फोर्स आती है तो ये उसको टैकल करके फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ जाने की कोशिश करते हैं। अब लेते हैं एक दूसरा केस। इस केस में क्या है, जो मेरी बॉडी है उसका जो मोस्ट ऑफ द वेट है वो ऊपर की तरफ लाई करता है, दैट इज वाई उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। और लेकिन जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो तो शेप पे ही डिपेंड करती है तो वो अभी भी सेंटर में ही लग रही है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मेरी बॉडी है वो ज़रा सी टिल्ट हो गई कुछ किसी एंगल पे, किसी भी एंगल पे, तो जो वेट है अब वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो अभी भी ऊपर एक्ट कर रही है, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि जो वेट है ये इस बॉडी को इधर से नीचे भगाने की कोशिश कर रहा है, ये फोर्स ऑफ बॉयंसी है इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से। एक तो जो वेट है वो ऑलरेडी लग रहा है और फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑलरेडी लग रही है, ऊपर से इनका जो मोमेंट्स है ड्यू टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है इन दोनों के बीच में, उसकी वजह से जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो इनको और ज़्यादा मतलब घुमाने की कोशिश कर रहा है।
अब इस घुमाने के चक्कर में ये जो बॉडी है, ये कभी भी अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगी। अगर इसकी पोजीशन ऐसी थी, इसका जो वेट था वो सारा का सारा अगर ऊपर लाई कर रहा था और अगर इस पे ज़रा सी भी फोर्स आती है तो ये अपनी पोजीशन पे वापस कभी आ ही नहीं पाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी इसी तरीके से चलती रहे तो ज़रा सी भी कोई फोर्स आएगी तो वो अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ देगी और उस बॉडी को मैं कहूँगा एक अनस्टेबल बॉडी। और वहीं अगर अपना एक तीसरा केस देखें, इस तीसरे केस में क्या है कि अगर इसकी इनिशियली जो एक्सिस थी वो ऐसी थी और अब मैंने इसको ज़रा सा टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने से क्या हुआ, देखो इस बॉडी में क्या है कि जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर मैंने इसको टिल्ट भी कर दिया ना तो कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो इसको वापस से अपनी पोजीशन पे ले आए, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के बीच में कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्रिएट ही नहीं हो रहा। दैट इज़ वाई कोई मोमेंट क्रिएट नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये कभी भी अपनी उस पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन कोई मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो शायद आ जाए। तो इसी वजह से मैं इसको कहता हूँ एक न्यूट्रली स्टेबल बॉडी, क्योंकि मैं इसको जिस पोजीशन में लेके जाना चाहूँगा ये उस पोजीशन में चली जाएगी। अच्छा, जो मोमेंट एक बॉडी को स्टेबल करने के लिए लगता है उसको कहते हैं हम रीस्टोरिंग मोमेंट। वहीं अगर कोई मोमेंट अपनी बॉडी पे लगता है और उसको अपनी पोजीशन में वापस आने नहीं देता तो उसको कहते हैं हम ओवरटर्निंग मोमेंट। तो ये तो बात हुई सबमर्ज्ड बॉडीज की। अब चलते हैं अपनी फ्लोटिंग बॉडीज के पास और देखते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है कैसे डिफर करती है सबमर्ज्ड बॉडीज से। तो फ्लोटिंग बॉडीज के केस में क्या होता है, दो तरीके की स्टेबिलिटी की इनको ज़रूरत होती है। अगर आपने देखा हो कि अगर कोई शिप जो है वो स्टार्ट होती है वाटर में तो उसका जो फ्रंट पोर्शन है सबसे पहले वो नीचे जाता है, उसके बाद हल्के एक आधे सेकंड के बाद वो फिर से ऊपर आ जाता है, फिर उसके बाद फिर वो नीचे जाता है। तो उसका जो फ्रंट पोर्शन है वो ऑसिलेट करता रहता है, अप डाउन अप डाउन। आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होगे। अब ये क्यों होता है, अगर किसी बॉडी को किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई ऐसी डिस्प्लेसमेंट मिली कि उसको अचानक जो है वो नीचे जाना पड़ गया, अगर वो नीचे जाएगी तो वो ज़्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगी और ज़्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगी तो फोर्स ऑफ बॉयंसी जो है वो बढ़ जाएगी अचानक से। और अगर फोर्स ऑफ बॉयंसी बढ़ गई तो वो उसको फिर ऊपर की तरफ एक धक्का देती है बाहर निकलने के लिए। मतलब वो जो एक्सेस फोर्स लग रही है उसको काउंटरएक्ट करने के लिए जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। और वो जैसे ही इंक्रीज होती है तो वेट जो है उसको संभाल नहीं पाता और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी है फिर वो ऊपर चली जाती है। ऊपर चली जाती है तो फिर एकदम से जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है उसका इफेक्ट कम हो गया और वेट का जो इफेक्ट है वो बढ़ गया। वेट जो है फिर लग रहा है वो उसको नीचे ले आता है और फिर ये ऊपर चला जाता है। लेकिन ये हर शिप में नहीं होता, ये कुछ केसेस में ऐसा होता है। तो इसको कहते हैं हम ट्रांसलेशनल स्टेबिलिटी या लीनियर स्टेबिलिटी। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो लीनियरली स्टेबल रहे और इसी लीनियरली स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये जो फोर्सेस हैं, दैट इज जो वेट है बॉडी का और जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है, ये आपस में लगी रहती हैं उसको लीनियरली स्टेबल बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बॉडी के साथ ऐसा होता है। आपने देखा वो कुछ बड़ी बड़ी जो कार्गो शिप्स होती हैं वो ऐसे मूव नहीं करती, वो तो आराम से चलती रहती हैं समंदर में और कोई उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती। ये कुछ केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो दैट इज़ वाई हम चाहते हैं कि हमारी जो फ्लोटिंग बॉडीज़ हैं वो लीनियरली स्टेबल भी रहें। और जो दूसरा केस आता है इसमें वो आता है रोटेशनल स्टेबिलिटी। रोटेशनल स्टेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊँ आपको, अगर ये मेरे पास एक शिप है, इस टॉप व्यू है शिप का, अगर इसका ये वाला जो फेस है वो ये है और जो इसका ये वाला फेस है वो ये है, तो मैं नहीं चाहता। अच्छा, और ये पानी में है, सिमिलरली ये भी शिप पानी में है। तो अगर ये मेरी शिप का क्रॉस सेक्शन है और ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है और ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जो शिप है वो रोटेट करके इस पानी में डूब जाए, कोई उस पर ऐसा मोमेंट लगे। सिमिलरली मेरी जो शिप है उसकी अगर मैं साइड की बात करूं तो मैं ये भी नहीं चाहता कि वो साइड से कुछ ऐसा फोर्स आए कि वो, अगर ये इसका बैक है और ये इसकी फ्रंट है शिप की, तो कोई ऐसी फोर्स आए कि वो उसको डुबा दे कि पीछे एकदम से ऐसा वेट इंक्रीज हो और ये नीचे चली जाए और ये पोर्शन जो है ऊपर चला जाए। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी बॉडी है ये स्टेबल रहे और इस स्टेबिलिटी को हम कहते हैं रोटेशनल स्टेबिलिटी। रोटेशनल स्टेबिलिटी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मेरे पास कोई फ्लोटिंग बॉडी है और उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ लाई कर रही है, इसका मतलब जो वेट है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उसका जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो कर रही है उसके नीचे, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लाई कर रही है। और अगर इस बॉडी को ज़रा सा भी कोई मोमेंट लगता है एक्सटर्नली, ये शिफ्ट हो जाती है, तो इसकी जो एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर जाएगी। अब अगर वो इस डायरेक्शन में टिल्ट कर गई तो आप देख पा रहे हो कि जो इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है और इस साइड जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गई है। पहले दोनों साइड जो वॉल्यूम है वो सेम थी, इस साइड भी और इस साइड भी, लेकिन इस साइड आप देख पा रहे हो कि जो इसकी वॉल्यूम है वो थोड़ी सी कम हो गई है और इस साइड जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गई है और फोर्स ऑफ बॉयंसी
उस वॉल्यूम के सेंट्रॉइड पे ही डिपेंड करती है। तो अगर जिस साइड ज़्यादा वॉल्यूम होगी वहीं उस वॉल्यूम का सेंट्रॉइड जो है होगा। तो अब हमारी जो पहले जो पोजीशन थी वो थी ये, अब पोजीशन आ गई है ये बी डैश। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर मेरी बॉडी टिल्ट हुई किसी भी एंगल से, अब वो इस साइड हुई है या इस साइड हुई है, ये फोर्स ऑफ बॉयंसी है उसने शिफ्ट होना ही होना है। फोर्स ऑफ बॉयंसी शिफ्ट होगी तो वो मेरी बॉडी को कुछ ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। सिमिलरली जो मेरी ग्रेविटी है वो मेरी बॉडी को नीचे धकेलने की कोशिश करेगी। तो आपको नहीं लग रहा है एक फिर से एक मोमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है, और इसी मोमेंट को हमने कहा था अभी रीस्टोरिंग मोमेंट, और इसी वजह से जो हमारी बॉडी है वो फिर से अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करती है। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सटेंट तक ही पॉसिबल है। अगर हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स है बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा भारी सी हुई तो वो क्या करेगी, इस पूरी बॉडी को जो डुबा देगी। और ये एजम्पशन जो है वो हर केस में हम लेके चलेंगे। आगे आने वाले केस में हम बात करेंगे मेटा सेंटर की भी, तो उसमें भी यही होता है कि वो एक फिक्स्ड फोर्स के लिए जो है वो फिक्स्ड रहता है। अब उससे ज़्यादा अगर फोर्स आ गई तो हमारी जो बॉडी है उसने डूब ही जाना है। चलते हैं अपने दूसरे केस के पास। इस केस में क्या हो रहा है कि जो वेट है कॉन्सेंट्रेटेड है सेंट्रॉइड पे, और जो इसकी फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो कुछ यहाँ लाई कर रही है। अब ये जो बॉडी है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टिल्ट हो गई है कुछ लेफ्ट साइड में। अभी टिल्ट हो गई है तो जो वेट है इसका वो इसको और थोड़ा सा झुकाने की कोशिश करेगा, और जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगी राइट हैंड साइड से। तो आप देख पा रहे हो तो पहले ही इसमें फोर्स लग रही है, ऊपर से जो ये वेट है और फोर्स ऑफ बॉयंसी है ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं और इस बॉडी को और टिल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मोमेंट को हम कहते हैं ओवरटर्निंग मोमेंट। तो ये बॉडी को और ज़्यादा घुमाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ वाई ये बॉडी जो है अनस्टेबल है। ज़रा सा भी, मतलब एक बहुत छोटा सा भी अगर कोई फोर्स लगेगी ना तो ये अपनी सिमेट्री को छोड़ देंगे और जो ओवरटर्निंग मोमेंट है वो बढ़ता जाएगा और वो बॉडी को पूरा टर्न करा देगा। तो इस तरीके की बॉडीज़ को कहते हैं हम अनस्टेबल फ्लोटिंग बॉडीज़। वहीं एक तीसरा केस आता है न्यूट्रल स्टेबिलिटी का। उसमें क्या होता है, जो हमारी सेंट्रॉइड है और फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रही होती है। तो अगर कोई फोर्स आई और उसने घुमाने की कोशिश की हमारी बॉडी को, तो हमारी जो बॉडी है वो उसी पोजीशन पे ही फिक्स हो जाएगी। सिमिलरली और फोर्स आएगी तो वो फिर से उसको और टिल्ट करा देगी, और फोर्स आई तो वो उसको और टिल्ट करा देगी। तो जितनी फोर्स लगेगी उतनी वो पोजीशन जो है वो फिर से चेंज करती जाएगी अपनी। तो इस तरीके की स्टेबिलिटी को हम कहते हैं न्यूट्रल स्टेबिलिटी। ऑलराइट, तो ये बात करी हमने स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में। अब यहाँ पे इस बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए हमें ये तो पता है कि जो फोर्सेस हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो लग रही है और सेंटर ऑफ बॉयंसी पे जो लग रही है उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ आती है जिसकी वजह से हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारी जो बॉडी है वो स्टेबल है या नहीं है। देखिए, हमने सबसे पहले देखा था कि हमारी बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ लाई कर रही है, तो जो वेट है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ लाई कर रही है तो जो फोर्स ऑफ बॉयंसी वो यहाँ पे होगी। और जैसे अगर हमारी बॉडी को ज़रा सा भी कोई टिल्ट मिलता है तो वो कुछ इस तरीके से बिहेव करती है, तो उसकी जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो भी चेंज हो जाएगी। और जब ये बॉडी टिल्ट हो जाएगी तो ये एक्सिस भी टिल्ट हो जाएगी। ये एक्सिस जो है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, तो अब भी जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही होगी और ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई होगी। अब टिल्ट हो गई है तो सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो यहाँ पे आ गई है, और इसकी जो पोजीशन हो गई है वो हो गई है बी डैश। पहले इसकी पोजीशन थी सिर्फ बी। अब बी डैश पे जो फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रही है उसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैं आगे तक एक्सटेंड करूं तो ये हमारी उस एक्सिस पे जाके मिलता है, और जिस पॉइंट पे ये मीट करता है उसको मैं कहता हूँ मेटा सेंटर। मेटा सेंटर हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। देखिए, अगर हमारी बॉडी पे कोई भी ऐसी कोई फोर्स लगती है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो टिल्ट हो जाती है, तो अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो इंक्रीज हो गई। फोर्स ऑफ बॉयंसी जो है इसको एक रिस्टोरिंग मूवमेंट लगाएगी, वो फिर से इस बॉडी को ऊपर की तरफ धकेल देगी और बॉडी जो है यहाँ से नीचे आ जाएगी। फिर यहाँ पे जो फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट करने लग जाएगी और फिर से हमारी बॉडी जो है इधर से बॉडी को धकेलेगी ऊपर की तरफ, और इधर से बॉडी जो है हमारी वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से एक ऑसिलेटिंग मूवमेंट जो है वो चलती रहती है, और इस ऑसिलेटिंग मूवमेंट का जो सेंटर होता है, मतलब इसका जो रेडियस होता है वो होता है हमारा मेटा सेंटर। दैट इज वाई हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी देर तक वो जो ऑसिलेशन है वो चलती रहेगी। तो वहाँ पे हमारा मेटा सेंटर बहुत काम में आता है। और हमारी बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे सारा का सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो हमारा मेटा सेंटर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज GM, उसको मैं कहता हूँ मेटासेंट्रिक हाइट। ये जो मेटासेंट्रिक हाइट है ये हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी को झट से कैलकुलेट कर देता है। देखिए, क्या होता है कि अगर मेटासेंट्रिक हाइट हमारी बॉडी की ज़्यादा होगी ना, मतलब GM की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, तो हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। वहीं अगर इसकी जो हाइट है वो कम होगी तो हमारी बॉडी जो है वो कम स्टेबल होगी, और अगर नेगेटिव में आती है तो हमारी बॉडी जो है वो अनस्टेबल होगी। देखिए, अगर बॉडी की मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा है तो वो कैसे ज़्यादा हो सकती है, अगर ये जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो जो इसकी एक्सिस है अब कुछ यहाँ पे जाके मीट करेगी,
और मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो ये हमारे लिए कई बारी फायदे का कारण नहीं होती। क्या होता है कि अगर मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज हो जाती है तो जो रिस्टोरिंग मोमेंट है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है। एकदम से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया तो रिस्टोरिंग मोमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर हमारे पास कोई पैसेंजर शिप है तो उन पैसेंजर्स को एकदम से हाई मैग्नीट्यूड का रिस्टोरिंग मोमेंट जो है वो फेस करना पड़ेगा, जो कि उनकी अनकंफर्टेबिलिटी की बात आ जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि पैसेंजर शिप्स जो हैं वो स्टेबल रहें, लेकिन उनकी जो मेटासेंट्रिक हाइट है इतनी ज़्यादा ना हो कि जो रिस्टोरिंग मोमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज़्यादा हो कि वो अनकंफर्टेबल फील करें। वहीं अगर हमारी फोर्स ऑफ बुओयेंसी जो है वो इस पोजीशन पे होती तो हमारी जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो तो थी g/m पिछले वाले केस में, इसको मैं कह रहा था मेटासेंट्रिक हाइट। अब मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव होने की बजाय अब ये डाउनवर्ड चली गई है, मतलब मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो नेगेटिव हो गई है। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो अनस्टेबल हो जाती है और वो आप देख भी सकते हो कि जो ग्रेविटी है वो इसको इधर झुकाने की कोशिश कर रही होगी, जो हमारी बुओयेंसी है वो उसको इधर झुकाने की कोशिश कर रही होगी और बॉडी जो है वो एक ओवरटर्निंग मोमेंट का सामना कर रही होगी। तो इतना सब कुछ कैलकुलेट करने की बजाय अगर हम मेटासेंट्रिक हाइट ही कैलकुलेट कर लें तो हम ये बता सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। अब अगर मेटासेंट्रिक हाइट को कैलकुलेट करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ BM इज इक्वल टू BG प्लस GM, और GM जो है वो हमारी मेटासेंट्रिक हाइट है, तो मैं ये लिख सकता हूँ GM इज इक्वल टू BM माइनस BG। अच्छा, जो BM है इसकी एक वैल्यू आती है, इस वैल्यू को हम कहते हैं I/V माइनस BG इज इक्वल टू GM। ये है हमारा मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि GM जो है वही हमें बता देगा कि हमारी जो बॉडी है वो स्टेबल है या नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये जो I और V हैं ये क्या है, और ये जो BM है एक तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आपने I/V कैसे लिख दिया। अच्छा, ये जो I/V आता है ये आता है एक डेरिवेशन से। वो डेरिवेशन के लिए एक 3D व्यू होना बहुत ज़रूरी है और मेरे को नहीं लगता कि इस कंडीशन में मैं भी आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए भी वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दैट इज़ वाई मैं अभी डायरेक्ट आपको वैल्यू बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा इच्छा है तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। अच्छा, BM को मैंने लिख दिया I/V। अब ये I/V है क्या? I जो है वो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ का है? ये उस पॉइंट का है जहाँ पे हमारी जो बॉडी है उस फ्री सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, और उस फ्री सरफेस के साथ जो क्रॉस सेक्शन उस बॉडी का उस समय वहाँ पे लाई कर रहा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं यहाँ पे लूँगा। इसका मतलब अगर मेरी बॉडी जो है कुछ इस पोजीशन में है और उसकी फ्री सरफेस के कांटेक्ट में ये वाला एरिया जो है, तो इस एरिया का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मैं यहाँ पे लूँगा। और ये एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ना बॉडी के ऊपर ना नीचे, सिर्फ ये एक हॉरिजॉन्टल एरिया जो क्रिएट हो रहा होगा उस फ्री सरफेस पे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका है। और बेसिकली हम यहाँ पे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्यों। V जो है वो वॉल्यूम है जो उस बॉडी ने डिस्प्लेस करी है, मतलब कि ये वाली वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है बॉडी ने डिस्प्लेस करी है, इस वॉल्यूम का नाम है V इस फॉर्मूला में। और BG तो आपको पता ही है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बुओयेंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, ये है वो BG। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम लेते हैं मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे पास ये कोई भी शिप है और इसका जो ये वाला फेस है वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और ये वाला जो फेस है वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और ये दोनों वाटर में फ्लोट कर रहे हैं, दोनों शेप्स। अगर मेरी बॉडी इस फेस के अबाउट जो है रोटेट करती है तो इसको मैं कहता हूँ रोलिंग, और अगर इस फेस के अबाउट रोटेट करती है तो मैं कहता हूँ पिचिंग। इसका मतलब रोलिंग तब होगी जब बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, और पिचिंग तब होगी जब बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। मैं मानता हूँ कि जो हमारी शिप है उसकी विड्थ है B और लेंथ है L, और कुछ ना कुछ डेप्थ होगी ये वाली, दैट इज़ D। तो पिचिंग में अगर इसकी मेटासेंट्रिक हाइट देखें तो वो क्या होगी? GM इज इक्वल टू I/V माइनस BG। अब इसमें जो I है वो कैसे लेंगे हम? अब क्योंकि जो हमारी पिचिंग है वो इस एक्सिस के अबाउट हो रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? BL³ डिवाइडेड बाय 12। वेयर एज रोलिंग में क्या होगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस एक्सिस के अबाउट होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? LB³ डिवाइड बाय 12। तो मेटासेंट्रिक हाइट किस केस में ज़्यादा है? मतलब GM इज इक्वल टू I पे डिपेंड कर रहा है रोलिंग में भी, और I पे डिपेंड कर रहा है पिचिंग में भी।
अब पिचिंग की बात करें तो जो उसका मेटासेंट्रिक हाइट है वो इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंडेंट है और रोलिंग में इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंडेंट है। तो इसमें मेटासेंट्रिक हाइट किसकी ज़्यादा आएगी, ये वाले केस में या ये वाले केस में? ऑफ कोर्स पिचिंग में ज़्यादा आएगी। दैट इज़ वाई हम रोलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अगर हमारी बॉडी रोलिंग में सेफ है तो हमारी बॉडी पिचिंग में ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगी, क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा आना ही आना है। तो कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम हमारी बॉडी को स्टेबल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरा जो चैनल है वो भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल से डील कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियोस बनाना। तो अगर आप मेरे चैनल को लाइव रखने के लिए कुछ डोनेट कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक्स गिवन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की जो बॉयंसी से आए हुए हैं और मेटासेंट्रिक हाइट से आए हुए हैं। सबसे पहले एक वीडियो बनाऊंगा बॉयंसी के ऊपर जो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे हम मेटासेंट्रिक हाइट के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।